Hello friends, I am Dr. Kunal Das, Director, Dr. Kunal Das Clinic and Noida Endoscopy Center and HOD Gastroenterology Department, Yashoda Super Specialty Hospital, Kausambi, Ghaziabad. Today friends, we are going to talk about a very common topic which is known as piles, or as in medical terms it is known as hemorrhoids. So what is hemorrhoids? Hemorrhoids are nothing but हमारे पॉटी के रास्ते के एरिया में कुछ वेन्स होती हैं, नसें होती हैं जो फूल जाती हैं और प्रेशर के वजह से ब्लीडिंग होती है, तो इसको हम कहते हैं पाइल्स या हेमोरॉइड्स। क्या कॉजेज़ होती हैं हेमोरॉइड्स की और क्या टाइप्स होती हैं हेमोरॉइड्स की, इसके बारे में जानेंगे हम। टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स जो गुदा के नीचे अंदर की तरफ होती हैं वेन्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो कि टट्टी के रास्ते के एनस के ओपनिंग के बाहर होती हैं हेमोरॉइड्स। और थर्ड टाइप की होती है थ्रोम्बोज्ड पाइल्स, जिसमें कि जो ये नसें होती हैं फूल जाती हैं और इसके अंदर खून का थक्का जम जाता है। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? इंटरनल हेमोरॉइड्स में सिम्टम्स सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कभी कभी अमूमन थोड़ा बहुत म्यूकस होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है इंटरनल पाइल्स में। ऑन द अदर हैंड जो एक्सटर्नल पाइल्स होती हैं उनमें ब्लीडिंग भी होती है, थोड़ा म्यूकस आ सकता है, ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है और साथ में थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन एक्सटर्नल पाइल्स। थर्ड जो कंपोनेंट होता है थ्रोम्बोज्ड पाइल्स, जिसमें कि नसों में खून का थक्का जम जाता है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लीडिंग एंड पेन। उसमें दर्द काफ़ी होता है एंड ईचिंग भी हो सकती है। ये तीन तरीके की हमारे पाइल्स की होती है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? ज़्यादातर पाइल्स के रिस्क फैक्टर्स उनमें होता है जिनमें कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। आप प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, उसमें वेन ज़्यादा फूल जाती हैं और उनमें फटने का डर रहता है। इसीलिए जो पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के होते हैं ज़्यादातर, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स या थायराइड के पेशेंट्स या जिनमें टट्टी एकदम हार्ड मार्बल लाइक कंचे की तरह आता है, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। अब हम आते हैं इस बात पे कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। ब्लीडिंग टट्टी के रास्ते से जब ब्लड निकलता है हम हमेशा बहुत डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। ज़्यादातर हमें ये शक हो जाता है कि कोई कैंसर की बात तो नहीं हो गई या कोई और दिक्कत नहीं हो गई। तो इस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से अगर हमें पता लगाना है तो इसका टेस्ट होता है, 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है प्रोक्टोस्कोपी या एनोस्कोपी, सेकेंड होता है सिग्मोइडोस्कोपी, थर्ड होता है कोलोनोस्कोपी। एक एक करके मैं इनके बारे में बताऊंगा। एनोस्कोपी एक ट्यूब होती है स्टील की जो कि टट्टी के रास्ते से अंदर देखते हैं, उसमें पाइल्स दिख जाता है ब्लीडिंग के लिए और ये ज़्यादातर सर्जन्स करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें लाइट और कैमरा होता है, उसके टपोटी के रास्ते हम 40 सेंटीमीटर तक देख लेते हैं। उसमें हमें दिख जाता है कि कोई पाइल्स की प्रॉब्लम है, कोई वेन्स दिख रहा है, कोई पॉलिप तो नहीं है या कोई कोलाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा होता है कोलोनोस्कोपी। ये बड़ा टेस्ट होता है, इसमें पेट साफ़ करने के बाद एक दवाई मिलती है जिसको हम 2 लीटर पानी में घोल के पीते हैं और 2 लीटर पानी पीते हैं। पेगलेक नाम की दवाई होती है, कोलोप्रेपिन नाम की दवाई होती है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। और उसके बाद एक ट्यूब होती है, पेशेंट को बेहोश करके पॉटी के रास्ते ये ट्यूब डाल के हम देख लेते हैं कि किस लिए है ब्लीडिंग। कभी हमें पाइल्स पे जी जाती है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट है कि कोई और चीज़ ना हो, स्पेशली जो 50 ईयर ओल्ड के आगे होते हैं तो उनमें कभी कभी कैंसर भी आता है, कोई पॉलिप भी आता है। ऐसी चीज़ें हमें अच्छे से डायग्नोज करने को मिल जाती हैं। अब हम आते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। एक बार हमने डायग्नोज कर लिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के 3-4 पहलू होते हैं। पहला है डाइट। हमें इसमें डाइट क्या लेना है? इसमें हमें पानी ज़्यादा पीना है क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। अमूमन ज़्यादातर 8 से 10 ग्लास पानी या लिक्विड्स हमें लेना चाहिए। सेकंड, डाइट लेना चाहिए। फाइबर होता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, तो हमें अच्छे से अच्छा है कि तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम 1 कटोरी आप वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का लीजिए। इससे हमारा फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है सिड्स बाथ। एक बड़े से टब में गुनगुना पानी लीजिए। पानी इतना गर्म ना हो कि आपको जल जाए और इतना ठंडा ना हो कि फ़ायदा ना हो। आइडिया है उसके अंदर हमें 10 से 15 मिनट बैठना है सुबह और शाम। इससे करने से हमें उस एरिया को हीट मिलेगा एंड हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। सेकेंड जो चीज़ें होती हैं मेडिसिन हमारे घरेलू ट्रीटमेंट होते हैं। आपको बहुत बाज़ार में मिल जाएंगे, होम रेमेडीज़ मिल जाएंगे, उनको क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। एक आप लैक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं जैसे लैक्टुलोज या क्रीमाफिन, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं टट्टी पतला करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड, कुछ हमारे मेडिकेशंस होती हैं
अगर ये कामगार नहीं हुई तब आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कैल्शियम डोबुसिनेट नाम की दवाई होती है और क्रीम्स होती हैं जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेडिसिन यूज़ करके फ़ायदा हो जाए, वेल एंड गुड। अगर मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी हमें ब्लीडिंग होती रहती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं सर्जरी। सर्जरी ज़्यादातर 2 तरीके की होती हैं, एक जिसमें हेमोरेक्टमी कहते हैं, जिसमें कि वेन्स को निकाल देते हैं, और दूसरी होती है जो आजकल नई टेक्निक आई है, स्टेपलर हेमोरेक्टमी कहते हैं। इसमें एक स्पेशलाइज स्टेपलर होता है, जिसमें कि जो आम स्टेपलर की तरह यूज़ करते हैं, उसमें स्टेपलर करने से वेन्स की जो अंदर खून बहने की शक्ति होती है उसको बंद किया जाता है। इससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और कुछ शॉर्ट में एंडोस्कोपिक मेथड्स भी होती हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है एंडोस्कोपिक बैंडिंग। इसमें लेडीज़ के हेयर बैंड्स जैसे एक स्पेशलाइज्ड बैंड्स होते हैं जो कि नसों पे चला दिए जाते हैं, जिससे कि ये खून आना बंद हो जाता है। और कभी कभी हम करते हैं एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी। एक इसमें इंजेक्शन देते हैं, स्पेशलाइज्ड दवाई होती है जिसमें कि ये वेन्स में जो खून बहता है इसको सिकट्राइज हो जाता है, एक हॉलो ट्यूब की जगह वो एक सॉलिड पाइप हो जाती है और खून बहना बंद होने से ब्लीडिंग का स्टॉप हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमें पता लगा कि ये पाइल्स की प्रॉब्लम है। इसमें ब्लीडिंग, ईचिंग और थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। डायग्नोस करने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, एंडोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। डाइट में पानी और फाइबर का सेवन करना चाहिए। पहले आप घरेलू उपचार, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये अगर फेल हो जाती है तो एंडोस्कोपी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और अंततः सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।